हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में भाई फाइनली भाई जो डार्केस्ट आर चल रहा था ना इंडियन फुटबॉल में, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ भाई यहाँ पर फीफा ने एआईएफएफ से जो बैन था, यानी कि इंडिया अब वापस से इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एलिजिबल है। देखो भाई, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, लेकिन एक सही शुरुआत हुई है यहाँ पर। अब डेफिनेटली यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखो यार, सबसे पहले तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ठीक है, फीफा ने भाई ये सेट ऑफ रूल्स रखे हैं और जो सीईओ है यानी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर हमने सेटअप किए थे, उसको कंट्रोल से हटाना पड़ेगा। जाके तुमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एआईएफएफ की सारी पावर्स हैं वो यहाँ पर सीईओ के दे दी, जो कि एक फीफा मानता है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर वायलेट करता है। इसी के साथ सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसबैंड किया और यहाँ पर वापस से एआईएफएफ की सारी पावर उनकी कमेटी को दे दी गई है, जो एआईएफएफ की एग्जीक्यूटिव यूनियन है। ये चीज़ जब फीफा ने कंफर्म करी तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने देर रात 25 अगस्त को ये चीज़ यहाँ पर मूव करवा दी है और फाइनली फीफा ने बैन हटा दिया है एआईएफएफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सबसे पहले तो देखो, अंडर 17 वर्ल्ड कप है, हाँ वो रिस्टोर्ड हो गया है, इंडिया उसको अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकता है। लेकिन अगर हम कुछ शर्तें और रखें तो फीफा ने यहाँ पर अपने इस लेटर में ये चीज़ कंफर्म करी है कि पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपका जो एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप वापस से रिवाइज करो, और जो फीफा का एक कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड है, एक यहाँ पर टर्म्स एंड रेगुलेशंस है जो कि सारी ही एसोसिएशंस को फॉलो करनी होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करो। सेकंड चीज़ कि आप जो इलेक्शन करने वाले हो ना वो आप जल्दी से करो, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन उसमें जो वोटिंग राइट्स होंगे वो यहाँ पर सिर्फ स्टेट एसोसिएशन के पास होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार यहाँ पर जब लास्ट टाइम हियरिंग हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इमिनेंट, आई थिंक 36 इमिनेंट प्लेयर्स को वोटिंग राइट्स दिए थे, लेकिन वो सारे के सारे वोटिंग राइट्स हटा के अब सिर्फ स्टेट एसोसिएशन ही यहाँ पर वोट कर सकते हैं। तो जैसा देखो, मैंने कहा कि ये खुशी की बात है फॉर दोज फुटबॉल प्लेयर्स जो हर रात हर दिन मेहनत करते हैं जिससे कि इंडियन फुटबॉल वापस से ग्लोबल उस पर इमर्ज हो के आए, और करप्शन के चक्कर में हम यहाँ पर चुनते हैं। लेकिन डेफिनेटली दिस नीड्स टू बी अ अवेकनिंग स्टार्ट कि भाई अब तो जाग जाओ, है ना। यहाँ पर डेफिनेटली आपको अब एक फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड लेट्स जस्ट होप कि इंडियन फुटबॉल आगे अब यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में मूव करे। लेकिन इसी के साथ वापस से अब बात करते हैं अपने यूरोपियन फुटबॉल की, और बात करते हैं सबसे पहले बार्सिलोना की। तो भाई बार्सिलोना फैंस के लिए जो लास्ट सरदर्द बना हुआ था ना कि कुंडे रजिस्टर होगा या नहीं होगा, वो उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पर कुंडे को रजिस्टर्ड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू एथलेटिक रिपोर्ट। और डेविड ऑस्टिन ने यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म की है कि कुंडे को यहाँ पर ला लीगा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ठीक है भाई, कुंडे को रजिस्टर करो, और यहाँ पर तुम्हारा जो संडे को मैच है अगेंस्ट रियल वैलाडोलिड, उसके अगेंस्ट कुंडे अवेलेबल है। अब ये चीज़ क्यों पॉसिबल हो पाई, उसके पीछे यहाँ पे 2-3 रीज़न है। सबसे पहले तो देखो, जो मार्टिन ब्रेथवेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम टर्मिनेट कर रहे हो और उसके लिए तुम यहाँ पर 2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का उसको कंपेंसेशन भी पे कर रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि उमतीती अब लीज चला गया है तो वहाँ पर आपके पास एक सैलरी का मार्जिन है। ऐसा नहीं है कि बहुत जरा से मर के यहाँ पर कुंडे को रजिस्टर करके आए, एक्चुअली में आपके पास अभी भी थोड़ा मार्जिन सा अवेलेबल है। हमें ये नहीं कह रहा कि आप बर्नार्डो सिल्वा को कर लोगे, क्योंकि प्रेप ने कह दिया कि देखो हमारे पास कोई कॉल आया ही नहीं है, तो बर्नार्डो सिल्वा के लिए कोई ऑफर मतलब ही बनता। जब फ़ोन कॉल ही नहीं आया है, जब कोई इन्फो ही नहीं आई, इंक्वायरी नहीं आई है, तो ये बात मतलब बनता ही नहीं है कि बर्नार्डो सिल्वा मैनचेस्टर सिटी को छोड़ रहा है। हाँ, राइट बैक अभी भी बार्सिलोना की प्रायोरिटी है और वो ट्राई करेंगे कि जो मार्जिन अवेलेबल्स हैं उसमें वो उसको फिट कर सकें। साथ ही साथ जो करंट प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें यहाँ पर अभी बताया गया कि यहाँ पर एड ऑन्स को कम किया गया है। विथ द बिगेस्ट इशू अगर हम कुंडे के बाद की बात करें, दैट इज फ्रैंकी डियोंग सागा। तो भाई अकॉर्डिंग टू, देखो मैं अभी भी ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही रिलायबल मतलब जेरार्ड रोमेरो और यहाँ पर डेविड ऑस्टिन जैसे प्लेयर, मतलब जो जर्नलिस्ट है फैब्रिज़ ने, उन्हें ये चीज़ कह दी कि कंफर्म है, लेकिन अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये चीज़ कह दी है कि अब कहीं ना कहीं इतने सारे ड्रामे के बाद फ्रैंकी डियोंग ने यहाँ पर अपने एजेंट को कह दिया कि ठीक है भाई, तू बार्सिलोना के साथ नेगोशिएशंस को आगे बढ़ा और मैं अपनी सैलरी रिड्यूस करने के लिए तैयार हूँ। डेफर्ड वेजेस का क्या हुआ ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली अगर ये चीज़ ऐसे हो रही है तो बार्सिलोना ने बहुत ही लंबा छक्का मारा है भाई ट्रांसफर मार्केट में, क्योंकि जो सबसे बड़ी सरदर्द थी ना, आपने लास्ट तक उसको टिका के रखा डियोंग वाले सागा को, और उस टिका के रखने के बावजूद भी आपने सारी चीज़ें कर भी ली और लास्ट में आपने उस मामले को भी निपटा दिया पूरी सही तरीके से। लेकिन अभी भी आई थिंक इस पर कंफर्मेशन आना बाकी है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। वही दो क्लब्स जो हमने कल डिस्कस करे थे, नापोली और स्पोर्टिंग, एक बिल्कुल नेगेटिव और दूसरा बिल्कुल पॉजिटिव। अब देखो, सबसे पहले अगर हम नापोली की बात करें
तो नेपली के रिगार्डिंग भाई उनके जो विक्टर ओसिमन, जैसे मैंने तुमको कल भी बताया था कि ऐसा बताया जा रहा है कि जॉर्ज मेंडेस यहाँ पर विक्टर ओसिमन को मूव करवाना चाह रहे हैं नेपली से, जिससे वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन आज ओसिमन के एजेंट ने यहाँ पर चीज़ कंफर्म कर दिया कि विक्टर ओसिमन इज़ प्राउड टू प्ले फॉर नेपली, और नेपली से बाहर वो कहीं भी नहीं जाने वाला, वो नेपली में ही रहेगा। तो नेपली के लिए तो आई थिंक दैट्स अ बिग नो फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर स्पोर्टिंग की, तो आज बारसा ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया और बाकी के मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर अब इसको बहुत एक्सक्लूसिवली और एग्रेसिवली रिपोर्ट कर रही है कि जो भी अब सिचुएशन है ना, देखो यहाँ पर दो तरीका है, या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओल्ड ट्रैफोर्ड में रहे और वीक इन वीक आउट हम लटके रहें कि ठीक है ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा, कंट्रोवर्सीज ये एरिक टेन हैग के साथ बन रही है नहीं बन रही है, खेलेगा या नहीं खेलेगा, या फिर एक्चुअली में वो स्पोर्टिंग जा सकता है। अब यहाँ पर देखो स्पोर्टिंग के लिए फाइनेंशियली इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, वो चाहते हैं कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके आए, वो उनको एक वर्ल्ड फुटबॉल ग्लोबल स्टेज पे एक्सपोजर देगा, स्पोर्टिंग को बहुत ज़्यादा मदद करेगा, साथ ही पोर्चुगीज़ लीग को। लेकिन यहाँ पर शायद से अब बताया जा रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पोर्टिंग को ही बेस्ट ऑप्शन मानता है कि ठीक है मेरे पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें यहाँ पर स्पोर्टिंग के साथ ही मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट मैच बैठेगा, और लास्ट दिन तक भी शायद से कहीं ना कहीं हमको रोनाल्डो स्पोर्टिंग को ज्वाइन करता हुआ दिख सकता है। इस समय अगर मैं तुमको मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस क्या बताऊँ ना, तो वो ऐसे बता रही है कि एवर क्लोज है, लाइक सीरियसली वो 99, 98, 97% पे ही इस समय झूल के बैठे हैं कि ये डील तो हो ही गई है, मतलब मान के चलो कि डील हो गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में स्टे करेगा या नहीं करेगा, आई थिंक यहाँ पर एरिक टेन हैग के जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड की एक और डील से, और वो आती है यहाँ पर एंटनी को लेके। भाई सरप्राइजिंग था जब एक्चुअली में एएक्स ने 90 मिलियन का ऑफर यहाँ पर यूनाइटेड का रिजेक्ट कर दिया। अरे ये सैवेज है, देखो स्टेप तो सैवेज था, सैवेजरी स्टेप था। लेकिन अब अगर हम टेलीग्राफ की रिपोर्ट की बात करें ना, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक चीज़ लिखी हुई है कि एंटनी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जब मैं वीडियो बना रहा था उससे जस्ट पहले फरवरी में उन्होंने ये चीज़ ट्वीट करी कि एंटनी ने एक्सक्लूसिवली ये स्टेटमेंट दिया है कि फरवरी में मेरे एजेंट ने आके एएक्स को बता दिया था कि भाई देखो मेरा जो क्लाइंट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं छोड़ना चाहता है, एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता है, और एक कुछ क्लब्स इंटरेस्टेड भी हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छे ऑफर देंगे। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि एंटनी ने जो कहा है वो सच है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज एंड सिग्नल इज कि देखो यहाँ पर बायर्न और लेवेंडोव्स्की वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसके मैं आपको एक दो रीज़न दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो देखो ये है कि इवन इफ हम मान ले कि ठीक है ये सच नहीं है, तो ये चीज़ तो अभी कंफर्म दिख रही है कि एंटनी ने अब पब्लिक में आके बोल दिया कि ठीक है मेरे को एएक्स छोड़ना है, और मैं यहाँ पर ये जो बॉयकआउट कर रहा हूँ ये आगे चलता रहेगा जब तक मेरे को मेरा मूव नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर अभी भी ये मान के चले ना कि ओवर पे है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर पे कर रही है फॉर एंटनी, तो ये चीज़ एंटनी खुद एक बार फिर से यहाँ पर एएक्स को बता रहा है कि भाई इतना ऑफर तुमको फिर नहीं मिलेगा, और वो तो तब पक्का ही नहीं मिलेगा अगर यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस नहीं आएगी। जो चीज़ मेरे को सही में लगती है कि 90 मिलियन हम ओवर पे कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमको ओवर पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ अगर कैंसिल होती है, जिस पर हम बात करेंगे, तो तुमको मान के चलो कि एंटनी के लिए 90 मिलियन नहीं देगा कोई भी। जब रफीनिया के लिए यहाँ पर 60 से 70 दिया है, तो एंटनी के लिए 90-100 कहाँ होगा। अब एएक्स की बात करते हैं तो एएक्स पे दो चीज़ें हैं। देखो एएक्स नहीं चाहती कि एंटनी छोड़ के जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि रिलेशन थोड़ा खराब सा है, कंसिडर द फैक्ट कि व्हाट एंटनी इज बीन डूइंग विद एएक्स रिसेंटली, ये मान के चल सकते हैं कि अगर एएक्स एक बार को मान के भी चले कि ठीक है हमको सेल ही करना है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे सेल नहीं करेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा सा तो पिदाएंगे, जो कि बायर्न ने भी करा था। उनको लेवेंडोव्स्की को सेल करना था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक उन्होंने बार्सिलोना को पिदा के रखा था, जबकि मामला कभी था ही नहीं। उन्होंने दिए फिर भी उतने 45-50 के आसपास, मांग वो 60-70 रहते तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब यहाँ पर इसी के साथ दो रास्ते आते हैं। अब क्या तो यहाँ पर यूनाइटेड एंटनी के लिए एक और ऑफर दे, जो कि अकॉर्डिंग टू जोनाथन श्रेगर, जिसके काफ़ी रिलायबल सोर्सेज है क्लब में, उसने एक कहा कि अभी मेरे को ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिला है कि यूनाइटेड इमिनेंटली एक नया ऑफर लेके पहुंचने वाली है एंटनी के साथ, क्योंकि वो इससे काफ़ी ज़्यादा शॉक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि एएक्स ने ये ऑफर, जो कि उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 20 मिलियन ज़्यादा रफीनिया, क्योंकि तुमको पता है रफीनिया एंटनी दोनों ब्राज़ील इंटरनेशनल है और दोनों ही एक ही पोजीशन पे खेलते हैं और शेयर करते हैं, फिर भी यहाँ पर एएक्स ने करा है। तो अभी अकॉर्डिंग टू जोनाथन श्रेगर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि यूनाइटेड एक नया ऑफर लेके जाने वाली है। लेकिन अगर बाकी के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो ये मानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर एरिक टेन हैग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीस है एंटनी, और काफ़ी टाइम से अकॉर्डिंग टू लाइक अलॉन्ग साइड फ्रैंकी डियोंग एंड लिसांड्रो मार्टिनेज, एंटनी भी वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पजल है, ये यहाँ पर एक बार फिर से ऑफर करने वाले हैं। मेरा क्या ओपिनियन, आई थिंक मेरे को भी लगता है कि यार यूनाइटेड यहाँ पर ऑफर ज़रूर करेगी, और वो इसलिए
क्योंकि अगर देखो, अगर अपन ये मान के चलें कि ठीक है एंटनी की अब डील नहीं होगी, हम तो एक काम करते हैं कोडी गाकपो के पास जाते हैं या फिर पुलिसिच को ले लेते हैं, करास्को को ले लेते हैं, तो मेरे को लगता है कि फिर हम 90 के साथ ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और अब जब क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया और शायद से हमको 100 या 105 देने पड़ रहे हैं, तब तो मेरे को बिल्कुल भी लगता है कि हम 90 तक आ गए और सिर्फ क्योंकि 10 मिलियन एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो हम अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल ही चेंज कर देंगे, हम एंटनी को नहीं लेके आएंगे, हम गाकपो को ले आएंगे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये सीन यहाँ पर अभी थोड़ा सा यूनाइटेड वापस से जाएगी। हाँ ओवर पे है, लेकिन जैसा मैंने तुमको बताया कि देखो यार ओवर पे क्यों है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना ट्रांसफर मार्केट में ओवर पे वाली, उसमें यूनाइटेड एक्चुअली में पे करती हुई दिखती है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी चेल्सी की, और ये लास्ट अपडेट है इस एपिसोड की, वेस्ले फोफाना के साथ के रिगार्डिंग यहाँ पर लेस्टर और चेल्सी में मैच अब कहीं ना कहीं जो नेगोशिएशन है वो यहाँ पर अब मैच होती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंगली दोनों का ही मैच है भाई कल को। अब यहाँ पर होता ही है कि देखो भाई फोफाना ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था लेस्टर को, देखो भाई मैं चेल्सी जाऊंगा और मेरे को चेल्सी जाना है, और इसी के चलते हम देख रहे थे कि 1-2 मैच से यहाँ पर ब्रेंडन रॉजर्स ने फोफाना को बाहर भी बिठा रखा था। अब यहाँ पर पब्लिक में आके आप देखो कि ब्रेंडन रॉजर्स के ओवर द टाइम जो स्टैंड था ना वो सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा था, उसको ही पता था कि यहाँ पर उसके को लाख कोशिश कर ले कि भाई फोफाना तेरा लिए लेस्टर ही बढ़िया है, चेल्सी बढ़िया नहीं है, लेकिन जो चेल्सी का जो उसका ड्रीम था वो कहीं ना कहीं वो उस पर अडिक्ट था। अब यहाँ पर अभी भी अगर हम एथलेटिक रिपोर्ट की बात करें तो जो प्राइस है वो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 बजे के आसपास। लेकिन अगर हम यहाँ पर पिछले 2 उसकी बात करें जो 2 ऑफर्स रिजेक्ट करें लेस्टर सिटी ने, तो हम मान के चल सकते हैं कि 70-75 के आसपास की डील कंप्लीट होती हुई दिख रही है। चेल्सी फाइनली अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रही है, और सही बताऊं तो चेल्सी का फैन बेस यहाँ पर टॉड बोहली से काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। आप स्टर्लिंग ले आए, आप यहाँ पर कूलीबाली को लिया है, आप यहाँ पर आप वेस्ले फोफाना को लेते हुए आ रहे हो, आप अरमांडो ब्रोआ को मतलब वापस से गैलागर को आप इंक्लूड कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप प्लेयर्स तो लेके आ रहे हो। और ओबामेयांग भी इज ऑन द वर्ज टू एक्चुअली जॉइन चेल्सी, कंसीडर द फैक्ट कि आपके नए ओनर आए हैं। तो चेल्सी को पता था कि देखो वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन मेरे को लगता है कि टॉड बोहली ने काफ़ी स्मूथ यहाँ पर इंटीग्रेशन कराया और ट्रांसफर मार्केट में अच्छे खासे पैसे खर्च करे हैं। अब चेल्सी इस पे खरी उतरेगी अपने पे या ये देखने वाली बात है, लेकिन डेफिनेटली चेल्सी ने भी अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स मेरे को लगता है कि अपने यहाँ पर मीट किए। वो फिर से ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव होंगे, लेकिन नेक्स्ट सीजन जब यहाँ पर उनका एनगोलो कांटे और बाकी के जॉर्गिनो की बात करें तो वो यहाँ पर उनको छोड़ने वाले हैं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।